हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस समय वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं और विश्व के भूगोल की अगर बात करते हैं तो आपने देखा होगा इससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि ब्रह्मांड था उसको पढ़ा चुका हूं। अगर हम बात करेंगे तो शुरुआती दौर में ही अभी हम चल रहे हैं, तो टॉपिक जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो बहुत छोटे छोटे टॉपिक बना के पढ़ाता हूं। हालांकि जैसे कोई एक मेन टॉपिक है और उस पूरे को अगर एक ही लेक्चर में कवर करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं टुकड़े टुकड़े में छोटे छोटे टुकड़े करके और छोटे छोटे वीडियो पढ़ा रहा हूं, जिससे कि आपको देखने में भी दिक्कत नहीं आएगी और पढ़ने में भी मजा आएगा। ठीक है बच्चों, तो जो ब्रह्मांड था वो पूरा मैं खत्म कर चुका। जो बच्चे नए हो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट बना दी मैंने, ठीक है, आप देखेंगे प्लेलिस्ट बनी है वर्ल्ड ज्योग्राफी की, उसमें आप देख लें, उसमें सारे आपको लेक्चर मिल जाएंगे। और इसके बाद जो ब्रह्मांड चैप्टर था वो खत्म हो गया। आज से मैं शुरू कर रहा हूं सौरमंडल। सौरमंडल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी बड़ा टॉपिक है, तो इसीलिए इसको मैं एक साथ पूरा कवर नहीं करूंगा। इसको मैं क्या करूंगा कि पहले पूरा सौरमंडल को जो बेसिक कांसेप्ट वो सारे आपको समझा दूंगा। इसके बाद मैं एक एक ग्रह को अलग अलग पढ़ाऊंगा, अलग अलग लेक्चर में कवर करूंगा। इससे क्या होगा, ज्यादा फैक्ट भी मैं आपको बता पाऊंगा और छोटे लेक्चर में कम टाइम में आप ज्यादा चीजें देख भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज सौरमंडल के जितने भी बेसिक कांसेप्ट वो सारे मैं कवर करने वाला हूं, आपको एक आइडिया देने वाला हूं कि सौरमंडल होता क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे बोर्ड पे मैंने एक रफली फिगर बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए, ठीक है, लेकिन अभी ये पूरा ब्लैंक है, इसमें कुछ है नहीं। अभी मैं आपको पूरी चीजें बताऊंगा कि है क्या, है ना, और इसके अलावा और भी जो डिटेल वो आपको देता हूं यहाँ पे कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे होंगी। ठीक है, तो देखो एक तरफ से शुरू करेंगे बिल्कुल बारीकी से। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखते हैं तो जो चैप्टर है उसका जो नाम है, यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा टॉपिक है उसका जो नाम है वो क्या है, सौरमंडल। ठीक है, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम। ये चीज आप पहले से ही जानते हैं, बहुत बेसिक और बचपन से आप पढ़ते आए हैं, है ना। ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि जो आपने पहली बार देखा है, आप बचपन से पढ़ रहे हैं। लेकिन मेन जो चैलेंज है वो क्या है कि जब आप पेपर में जाएंगे ना तो वो बेसिक चीजें नहीं आएंगे ना, थोड़े एडवांस लेवल पे थोड़े डीप में पूछेंगे, तो वो चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो अब समझते हैं। सबसे पहले देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सौर जो शब्द है ना, सौर जो शब्द है इसको इंग्लिश में यहाँ पे सोलर बोला जा रहा है। ठीक है, सौर शब्द को इंग्लिश में क्या बोला जाए, सोलर। और कभी भी अगर सौर या सोलर वर्ड आपके सामने आ जाए तो आप हमेशा याद रखना कि उसका जो संबंध है वो किससे होगा, सूर्य से होगा। ठीक है, यानी कि सौर या सोलर अगर वर्ड कभी भी आपको मिल जाए किसी भी चीज में तो उसका सीधा संबंध किससे होगा, सूर्य से होगा। इसका मतलब वहां पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सूरज का या सन का जो है काम पक्का होगा, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे सिस्टम ले लो या मंडल वर्ड ले लो। मंडल का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, एक समूह होता है ना, एक बड़ा क्षेत्र जिसमें बहुत सारी चीजें होती है या कई सारी चीजों का जो समूह होता है उसे ही हम मंडल कहते हैं। अब यहाँ पे सौर मंडल क्यों बोला गया, किस चीज का समूह है कि सूरज से संबंधित जो चीजें हैं, यानी कि जो पिंड हैं उन चीजों का मंडल है, यानी कि उन चीजों का क्या है, समूह है। ठीक है, अच्छा अब मैंने इससे पहले जो ब्रह्मांड चैप्टर उसमें आपको पढ़ाया था कि हमारा जो ब्रह्मांड उसमें बहुत सारी आकाशगंगा यानी कि मंदाकिनी है, गैलेक्सी है ना, और उन गैलेक्सी, हर एक गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे तो तारे हैं और बहुत सारे क्या सौरमंडल भी हो सकते हैं, बहुत सारे सूरज हो सकते हैं। तो लेकिन हमारी जो पृथ्वी है ना, वो जिस सौरमंडल में हम उसकी बात करेंगे तो देखो जैसे एक बहुत बड़ी गैलेक्सी है, गैलेक्सी की क्या अलग अलग पार्ट होते हैं। इसका छोटा सा एग्जांपल है, जैसे अगर आप कोई बहुत विशाल बिल्डिंग देखेंगे, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो उसमें क्या होगा कि बहुत सारे अलग अलग कमरे बने होते हैं, मेरी बात समझ ना। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि सौरमंडल ऐसा नहीं कि ब्रह्मांड में एक ही सौरमंडल है, सौरमंडल कितने भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लाखों करोड़ों में हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा उसका विस्तार है ना, लेकिन हमें सबके बारे में नहीं पता। क्यों, क्योंकि वैज्ञानिकों ने जहां तक खोज की है वहां तक तो हमें पता है, लेकिन उसके आगे का हमें नहीं पता है। ठीक है, तो ब्रह्मांड में क्या है, बहुत सारे गैलेक्सी हैं और बहुत गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे सौरमंडल हो सकते हैं। तो उनमें से एक सौरमंडल जो कि हमारा सौरमंडल है, और जो बोर्ड पे मैंने आपको फिगर दिखाया है ये हमारा ही सौरमंडल है। इतनी बात सबको क्लियर होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं तो जो हमारा सौरमंडल है इसका जो मुखिया है वो क्या है, सूरज है। ठीक है, जो सूरज हम सुबह उठ के देखते हैं ये वही सूरज है। अब है क्या कि जो सूरज है ना, उसके चारों ओर ये ग्रह घूमते हैं, जितने भी यहाँ बोर्ड पे मैंने बनाए 8 ग्रह, ये सूरज के चारों ओर घूमते हैं। तो अब सौरमंडल है क्या, सौरमंडल का मतलब है कि सूरज, जितने ये 8 ग्रह हैं ये, इसके अलावा जितने उपग्रह हैं वो, यानी कि जिनको हम इंग्लिश में सैटेलाइट कहते हैं, जितने भी धूमकेतु हैं, उल्का पिंड हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, जितनी भी चीजें हैं इन सबको मिला के ही सौरमंडल कहा जाता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये सारे के सारे सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं।
इतनी बात आप ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। ये बात समझ आ गई। तो जैसे अगर पूछा जाए कि सौर मंडल किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि सूरज, सारे ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, नक्षत्र, है ना, इन सभी के संगठन को, इन सभी को मिला के, है ना, क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो क्या है कि हमने समझ लिया। अब इस अगर फिगर में देखेंगे तो यहाँ पे ये सारे जितने दिख रहे हैं ग्रह हैं, और ये क्या है, सूरज है, ठीक है। और ग्रहों की परिक्रमा जो करते हैं उन्हें उपग्रह करते हैं। तो तीन चीजें पहले मैं समझने वाला है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं जगह लेके कहीं आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले एक तो हम समझेंगे तारा, ठीक है भाई, तारा। अच्छा, दूसरा हम समझेंगे ग्रह, तीसरा हम समझेंगे उपग्रह। उपग्रह क्यों? क्योंकि जैसे चंद्रमा है ना, तो उपग्रह, ठीक है। तो तारा हो गया, ग्रह हो गया, उपग्रह। तारा जो होता है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। इसको कहते हैं स्टार, ठीक है। इसको कहते हैं प्लेनेट, ठीक है। और इसको कहते हैं सैटेलाइट, सैटेलाइट, ठीक है, उपग्रह को। तो तारा को हम इंग्लिश में स्टार कहते हैं, ग्रह को प्लेनेट कहते हैं, उपग्रह को सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। ये तीन चीजें समझेंगे। ये क्या है, देखो सबसे पहले तारे क्या होते हैं। तारे जो होते हैं वो, मैंने तारा एक स्टार का अलग से लेक्चर भी बनाया, पीछे के देख लेना, ठीक है। तो तारे जो होते हैं वो क्या है, गैसों का समूह होता है ना, जैसे बादल होते हैं ना, इस तरह से। और इनके अंदर कुछ प्रक्रियाएं चलती हैं। वो प्रक्रिया क्या है, वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, देख लेना, ठीक है। और उसकी वजह से इनमें क्या है, बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो तारे जो होते हैं इनके अंदर खुद की ऊर्जा होती है, खुद का प्रकाश होता, ये खुद के प्रकाश से चमकते हैं। पहली बात क्लियर होगी, तो उन्हें तारा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ग्रह कैसे, और यहाँ पे अगर हम इस फिगर की बात करेंगे तो सूर्य जो है वो क्या है, एक तारा है। ये हमेशा ध्यान रखना, सूर्य, सन क्या है, सन इज अ स्टार, ठीक है, सूर्य एक तारा है। अच्छा, अब सूर्य के चारों ओर घूमने वाले उल्कापिंडों को हम क्या कहते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले उल्कापिंडों क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। इतनी बात समझा गई। अच्छा, और ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उल्कापिंडों क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उल्कापिंडों क्या कहेंगे, उपग्रह कहेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये तीन चीजें मैंने आपको बताई, इनको समझ लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ग्रह पे जब हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा पूरा जो फिगर बना है ये पूरा इसी पे बेस्ड है, ठीक है। अगर हम ग्रह यानी कि प्लेनेट की बात करेंगे तो इनकी कुछ कंडीशन होती है। देखो हर एक को ग्रह नहीं कहते हैं, ठीक है ना। आप क्यों नहीं कहते ये भी चलो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो आपने सुना होगा कभी जब कोई धार्मिक प्रोग्राम होता है, कोई धार्मिक प्रोग्राम होता है, कोई हवन पूजन है ना, कोई भी ऐसा मांगलिक कार्यक्रम है, तो देखो जब पंडित जी आते हैं घर पे, तो वो क्या करते हैं कि दाल जो होती, खाने वाली दाल होती है ना, अलग अलग तरह की दाल, और मूंग, अरहर, है ना, चने, इस तरह से बहुत सारी जो दाल होती हैं, दालों से नवग्रह बनाते हैं, है ना। आपने सुना होगा कि जब एक चौक वगैरह या रंगोली वगैरह बनाई जाती है तो वहां देखा होगा कि वहां पे दालों से नवग्रह बनाए जाते हैं। नवग्रह का मतलब 9 ग्रह बनाए जाते हैं। अच्छा, जो साइंस में चीजें हैं वही धर्म में भी हैं, है ना। साइंस तो चलो बाद में शुरू हुई, कहीं ना कहीं हमारे धर्म में जो चीजें हैं वो प्राचीन काल से चली आई हैं, ठीक है। तो अगर हम उनको देखें तो जो वहां पे 9 ग्रह बनाए जा रहे हैं वही 9 ग्रह यहाँ पे भी होते थे, साइंस ने भी प्रूव किया था। तो पंडित जी जो आते हैं तो वो क्या करते हैं, 9 ग्रह बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम साइंस में अगर पढ़ते हैं तो सन 2006 से पहले जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ी होगी या सौर मंडल चैप्टर पढ़ा होगा, तो उस समय पढ़ाया जाता था कि जो हमारे ग्रहों की संख्या वो कितनी बच्चे, वो है 9। लेकिन सन 2006 के बाद जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ी है उनको पढ़ने को मिला होगा कि ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। ऐसा क्यों है अब मैं बता दूं। देखो पहले ये बात सही है कि 9 ग्रह हुआ करते थे, ठीक है। अब एक ग्रह था, इसका यहाँ पे मैं नाम बता देता हूँ, इसका नाम था हिंदी में यम, यम, और इंग्लिश में से कहा जाता था प्लूटो, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते थे, प्लूटो। एक ग्रह था, इसका नाम हिंदी में यम था, इंग्लिश में था प्लूटो। पहले ये जो ग्रह था, ये जो आखिरी ग्रह आपको दिख रहा है, इसके बाद हुआ करता था, ठीक है, सबसे बाहर। लेकिन अब ये ग्रह नहीं रहा। अब नहीं रहा तो कहां चला गया भाई, गायब तो हो नहीं जाएगा, नेचुरल चीज है, ठीक है। तो मैं आपको इसको कहानी बताता हूँ। देखो पहले क्या होता था कि 9 ग्रह होते थे, जो ये 8 बने ये और एक आखिरी में हुआ करता था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि 24 अगस्त, ठीक है, 24 अगस्त, ये 24 है, ठीक है, सन 2006 को, ठीक है, 24 अगस्त सन 2006 को चेक गणराज्य, ये एक देश का नाम है, ठीक है। चेक गणराज्य को इंग्लिश में चेक रिपब्लिक भी कहते हैं, ठीक है। चेक गणराज्य की राजधानी जो थी यानी कि कैपिटल थी, उसका नाम है प्राग, अभी भी है, ठीक है। तो 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में, चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में, ठीक है, एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। पूरी दुनिया के जितने भी खगोलविद हैं, जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, उनका एक सम्मेलन हुआ, है ना। सम्मेलन का मतलब क्या, एक प्रोग्राम हुआ, एक मीटिंग हुई, और वो मीटिंग 10 दिनों तक चली, ठीक है। उस मीटिंग में क्या हुआ, उस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि जो ये प्लूटो है ना,
इसको ग्रह माना जाए या ना माना जाए। तो ज्यादातर जो वैज्ञानिक थे उनका ये मत था कि प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी में नहीं काउंट करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया, अलग कर दिया। तो उस दिन से यानी कि 24 अगस्त 2006 के बाद से ग्रहों की संख्या कितनी रह गई, 8 रह गई। अब कारण समझ में आया, मैंने क्या बताया कि 24 अगस्त 2006 तक 9 ग्रह माने जाते थे, लेकिन इस डेट को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में एक मीटिंग हुई और किसी अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों की, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो यम यानी कि प्लूटो है उसे अब हम ग्रह नहीं मानेंगे, इसे बौने ग्रहों की श्रेणी में डाल दिया जाएगा, यानी कि छोटे ग्रहों की श्रेणी में। जो मेन हमारे ग्रह हैं वो नहीं माना जाएगा। अब जो ग्रह वो कितने माने जाएंगे, 8। ऐसा क्यों हुआ ये मैं आपको देखो, इसके कई कारण थे। क्या, एक तो कारण ये था कि जो प्लूटो था वो साइज में काफी छोटा था, ज्यादा छोटा था, ठीक है, पहला कारण। दूसरा क्या था कि वो क्या करता था, जब ऐसे घूमता था, है ना, परिक्रमा चक्कर लगाता था, तो हर ग्रह की अपनी एक निश्चित कक्षा होती है, ऑर्बिट होता है ना, तो उसी में घूमता है। लेकिन ये प्लूटो क्या करता था कि ये जो आखिरी वाला आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेपच्यून या फिर वरुण, इसकी कक्षा में घुस जाया करता था। यानी कि इसकी जो रेंज है घूमने की, उसकी रेंज में कौन घुस जाता था, प्लूटो यानी कि यम घुस जाता था। तो इसका क्या मतलब है कि एक तो ये है ना, इसकी कक्षा को काटता था, है ना, इसकी जो रेंज है, इसकी जो ऑर्बिट है उसको काटता था। दूसरा, साइज में बहुत छोटा था। इस तरह के कुछ प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से वैज्ञानिकों ने डिसाइड किया कि हम प्लूटो को क्या नहीं मानेंगे, हम इसको ग्रह नहीं मानेंगे। और उस दिन से ग्रहों की संख्या 8 मानी जाने लगी। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब 8 मानी जाने लगी, लेकिन अब बात ये होती है कि जो ग्रह है उसको एग्जैक्टली किसी चीज के, किसी पिंड के ग्रह होने का मतलब क्या है, क्यों ग्रह माना जाएगा। तो उसकी कुछ निश्चित कंडीशन है। पहली देखो क्या होती है, पहली कंडीशन है कि उसके पास खुद की अपनी ही धुरी पर घूमने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। जितने भी ये ग्रह हैं ये अपनी धुरी पर घूमते हैं, ठीक है ना। आपने जैसे पृथ्वी का एग्जांपल लिया, अर्थ का, ठीक है, अपनी धुरी का मतलब अपनी एक्सिस पर, है ना। आपने देखो खुद की जगह पे ऐसे ऐसे घूमते हैं, खुद की जगह पे, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ये सूर्य के चारों ओर भी घूमते हो। तो जब ये जितने भी ग्रह हैं ना, ये क्या करते हैं, अपनी अपनी जगह पे भी घूमते रहते हैं और सूर्य के चारों ओर भी घूमते हैं। अच्छा, इसको अगर हम हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे तो सूर्य के चारों तरफ घूमने को हम क्या बोलते हैं, इसको परिक्रमण कहा जाता है, ठीक है, परिक्रमण कहा जाता है, ठीक है। और अपनी ही जगह पर घूमने को परिभ्रमण कहा जाता है, परिभ्रमण, है ना। और इंग्लिश में बात करेंगे तो रेवोल्यूशन और रोटेशन आपने वर्ड सुने होंगे, है ना, रेवोल्यूशन और रोटेशन ये वर्ड सुने होंगे। तो चाहे हिंदी में बात कर लो चाहे इंग्लिश में बात कर लो, ठीक है। तो ग्रह के लिए क्या चाहिए, एक तो वो अपनी ही जगह पर घूमता हो, दूसरा सूर्य के चारों तरफ भी घूमता हो, 2 चीजें क्लियर हुई। तीसरा है कि उसकी अपनी खुद की एक निश्चित कक्षा होनी चाहिए, यानी कि ऑर्बिट होना चाहिए। ऑर्बिट एक कक्षा किसे बोलते हैं, जिस रेंज में वो घूमता है, उसका जो पथ है ना, यानी उसका जो रास्ता है, जो चक्कर लगाता है, वो चीज उसका खुद का। ऐसा नहीं कि दूसरा वाला यहां से घूम रहा तो ये वाला भी उसके बीच में आके घूम गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या है, आपकी खुद की एक कक्षा होनी चाहिए, तो वो किसी दूसरे की कक्षा में ना जाता, अपनी खुद की कक्षा होनी चाहिए। इसके अलावा उसका गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए, खुद का एक गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी प्रमुख चीजें हैं जो एक ग्रह के लिए होनी चाहिए। और साइज में भी बड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा छोटा है उसको भी ग्रह मान लेंगे, है ना। एक लिमिट से ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड पैमाने हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख रीजन है जिसकी वजह से ऐसा होता है। अब इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये तो कहानी हुई, इस वजह से क्या हुआ कि प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया और ग्रहों की संख्या कितनी बची, 8 बची। और ग्रह होते क्या, मैंने आपको बताया दिया, ग्रह उस उल्का पिंड को माना जाता है, उस पिंड को माना जाता है जो अपनी जगह पर भी घूमता है, सूर्य के चारों ओर भी घूमता है, खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, साइज में थोड़ा बड़ा होगा और अपनी कक्षा में घूमता हो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये तो मैंने आपको बेसिक चीजें बताया। अब ये 8 जो ग्रह हैं इनके बारे में ही हमें पढ़ना है, ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि ये देखो सूरज हो गया, ये मैंने आधा बनाया है समझाने के लिए, वैसे अगर बनाएंगे तो पूरा बन जाएगा गोल, ठीक है। तो ये सूरज हो गया। अब ये जो 8 ग्रह इनके पहले हम नाम समझते हैं बच्चे, ठीक है। देखो पहला जो ग्रह दिख रहा है यहाँ पे आपको, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बुध, ठीक है। और बुध को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं मरकरी, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं शुक्र, और शुक्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं वीनस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये वाला जो है ये हमारी है पृथ्वी, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, तो अर्थ कहते हैं, अर्थ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये वाला जो है ये हमारा है मंगल, मंगल को हम इंग्लिश में कहते हैं मार्स,
सबके नाम बता दे रहा हूँ। अच्छा, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहा हूँ, जिससे अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी हो तो उनको दिक्कत बिल्कुल भी ना आए। ठीक है बच्चे, इतने हो गए 4। अब इस पे आते हैं। इसका नाम है बृहस्पति। बृहस्पति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो जुपिटर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये है आपका, अच्छा शनि जो है इसमें यहाँ पे ऐसे रिंग भी है, यानी कि छल्ले हैं 5, है ना, इस तरह से करके। तो ये मैंने अभी बनाए नहीं थे, दोबारा से यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है शनि। शनि को इंग्लिश में हम कहते हैं सैटर्न। एक बार मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा था, मैंने एक बच्चे से पूछा कि शनि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो कहता सर सैटरडे कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसा मत करना, शनि को यहाँ पे क्या कहेंगे? सैटर्न बोलेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद फिर ये आपका आ गया, इसको कहते हैं अरुण। अरुण को हम लोग बोलते हैं यूरेनस। और ये हमारा लास्ट वाला जो है, इसको हम बोलते हैं वरुण, और वरुण को बोलते हैं नेपच्यून। ठीक है, क्या बोलते हैं? नेपच्यून। अच्छा, अभी इसके बाद 1 मिनट दे दो आप मुझे, बस पानी पी लो जरा सा। ठीक है, अब इसके बाद देखो, ये जितने भी नाम मैंने बता दिए, बुध यानी कि मरकरी, शुक्र यानी कि वीनस, पृथ्वी यानी कि अर्थ, मंगल यानी कि मार्स, बृहस्पति जुपिटर, शनि सैटर्न, अरुण यूरेनस और वरुण नेपच्यून। और आखिरी में जो हुआ करता था वो था यम यानी कि प्लूटो। सबके नाम बता दिए मैंने। अच्छा, अब क्या है बच्चे कि ये जो पहले 4 ग्रह हैं, ठीक है, पहले जो 4 ग्रह हैं, है ना, इनके भी नाम है, यहां पे बता देता हूं। देखो, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं आंतरिक ग्रह। आंतरिक, ठीक है। इसके अलावा इनको कहते हैं पार्थिव ग्रह। पार्थिव। और इसके अलावा इन्हें कहते हैं चट्टानी ग्रह। चट्टानी ग्रह, ठीक है, ये इनके नाम है हिंदी में। अच्छा, अगर हम इन चारों की बात करेंगे जो बाहर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं बाह्य ग्रह। ठीक है, इसके अलावा बृहस्पति ग्रह, बृहस्पतीय, ठीक है, ग्रह, और इसके अलावा गैसीय ग्रह। ठीक है, ये तो हिंदी में नाम हो गए। अभी मैं हर चीज का आपको लॉजिक बताऊंगा कि जितने भी नाम है ये क्यों रखे गए, क्या क्या रीजन है, सब चीज बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, अब इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो इनको हम बोलेंगे इंटरनल प्लैनेट, ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो ये वाले आपको दिख रहे हैं, इनको हम लोग कहते हैं आउटर प्लैनेट या फिर जोवियन प्लैनेट्स। चाहो तो प्लैनेट्स कर लो यहां पे। ठीक है, ठीक है, अब मैं इनका मतलब बताता हूं। देखो, यहां पे ध्यान समझेंगे, टोटल जो ग्रहों की संख्या वो कितनी है? 8। अच्छा, जब सूरज के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, ऐसे समझो, देखो जैसे ये हमारा क्या सूरज है और ये ग्रह है। जो सबसे पहले देखो बुध है ना, ये क्या करता है? यहाँ पे ऐसे परिक्रमा लगाता है, ठीक है। फिर इसका क्या कौन सा जाएगा? शुक्र आएगा। तो बुध यहाँ पे तो शुक्र यहाँ पे होगा, ठीक है। अब ये यहाँ से ऐसे परिक्रमा लगाएगा। शुक्र के बाद फिर कौन आता है? पृथ्वी आती है हमारी, तो वो यहाँ से परिक्रमा लगाएगी। इसका मतलब है कि एक एक करके इस तरह से ग्रह सारे दूर होते जाते हैं, ठीक है। तो सूरज के पास में जो पहले 4 ग्रह है ना, अंदर की ओर, ये बोला गया सूरज से पास में जो पहले 4 ग्रह हैं, ठीक है, अंदर की तरफ जो 4 ग्रह हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह। अंदर होने की वजह से देखो 8 ग्रह को 2 भागों में बांट लिया। अच्छा, बांटा भी क्यों? इसका एक बहुत बड़ा कारण है, ये भी मैं आपको चलो बता ही देता हूं, ठीक है। देखो, ये जो ग्रह है मंगल है, यहाँ पे लिखा साफ साफ, और ये कौन सा है? बृहस्पति यानी कि जुपिटर है। इन दोनों के बीच में इस तरह से ऐसे बहुत सारे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक। अभी क्या है मैं बता रहा हूं, पूरा सुनते जाना मेरी बात को। इन दोनों के बीच में ये क्या चीज है? क्षुद्र ग्रह है। इनको यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है। इनको कहते हैं भैया क्षुद्र ग्रह, ठीक है।
और इंग्लिश में बात करेंगे तो इनको बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड्स। ठीक है, अब एस्टेरॉइड या क्षुद्र ग्रह जो होते हैं ये क्या है? ये छोटे छोटे उल्का पिंड है, टुकड़े हैं, है ना। अब छोटा मैं कह रहा हूं तो इसके सेंस में छोटे हैं, वैसे तो बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, और इनकी जो संख्या है ये भी लगभग कैलकुलेट की गई है, मतलब ऐसे आइडिया लगाया गया है, तो इनकी संख्या जो वो लगभग 40,000 के आसपास है। ठीक है भाई, 40,000। बात समझ आ रही? ये जितने भी आपको क्या क्षुद्र ग्रह दिख रहे हैं यानी कि एस्ट्रॉइड दिख रहे हैं, इनकी संख्या कितनी है? लगभग में 40,000 है। ये पेपर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो ध्यान समझना, ये उल्का पिंड जो है या क्षुद्र ग्रह है एस्ट्रॉइड है, कहां पे पाए जाते हैं? तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, यही पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते। ठीक है, और दूसरी चीज देखो, पहले जो 4 ग्रह हैं, ठीक है, इनके बाद और आखिरी के जो 4 ग्रह हैं उनके पहले, तो ये जो क्षुद्र ग्रह हैं कहीं ना कहीं इनको 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। मेरी बात समझ आई है ना? ये जो क्षुद्र ग्रह हैं ये पूरे सौर मंडल में सिर्फ यहीं पे पाए जाते हैं। इनकी संख्या लगभग 40,000 है। इंग्लिश में इनको एस्ट्रॉइड कहते हैं। ये हैं क्या? तो उल्का पिंड कह सकते हैं एक तरह के। ठीक है, तो इनकी संख्या लगभग 40,000 है और ये यहाँ पे पाए जाते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन है कहाँ पे पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं, या फिर आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। तो यही क्या करते हैं, इन ग्रहों को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो जो पहले 4 हैं इन्हें आंतरिक ग्रह कह दिया जाता, और बाद वाले जो 4 हैं इन्हें बाहरी ग्रह कह दिया जाता, यानी कि बाह्य ग्रह कह दिया जाता। इसके अलावा इनके और नाम है, पार्थिव नाम है, वहां बृहस्पति बोला गया है। चट्टानी ग्रह है, वहां गैसीय ग्रह है। इंग्लिश में इंटरनल बोल दिया गया, टेरेस्ट्रियल बोल दिया गया, जोबिन बोल दिया गया। अब मैं एक दो टर्म आपको समझा देता हूं, ऐसा क्यों। देखो, चट्टानी ग्रह जो बोला गया है या टेरेस्ट्रियल प्लेनेट बोला गया है, इसका ये मतलब होता है कि पहले जो 4 ग्रह हैं इन पे चट्टाने पाई जाती हैं। ठीक है, क्या पाई जाती हैं? चट्टाने पाई जाती हैं। अगर जमीन पे देखोगे तो बहुत ज्यादा चट्टाने मिलेंगी देखने को। ठीक है, जबकि इधर के जो लास्ट के 4 ग्रह हैं, है ना, इनको गैसीय ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे चट्टाने लगभग नहीं पाई जाती। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? गैसों के गोले हैं, ये गैसेस भरी हुई है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए इनके नाम पड़ गए। इतनी क्लियर बात समझ में आ गई? पेपर में जब जाओगे तो आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं। जितने भी मैंने नाम लिखे हैं इनमें से कोई भी नाम पेपर में आ जाता है, तो यहाँ आपको सारे नाम पता होने चाहिए। नहीं पता है ना तो फिर आप कर नहीं पाओगे। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैंने आपको बताया कि जितने भी ग्रह हैं इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ऐसा हो गया। ठीक है, तो टोटल ग्रह कितने हैं? 8 हैं, है ना। और पहले 4 ये हो गए, बाद के 4 ये हो गए, इनके ये नाम हो गए। सारे हिंदी इंग्लिश में मैंने नाम लिख दिए। ठीक है, अच्छा अब मेरी और बात समझो। देखो, अभी तक जो मैंने इस लेक्चर में आपको कवर किया है उसमें क्या क्या बताया कि हमारा जो सौर मंडल है वो हमारी गैलेक्सी, जिसे दुग्ध मेखला, मिल्की वे या मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है, उसका एक हिस्सा है, एक छोटा हिस्सा है, ये कह सकते हैं। ठीक है, और हमारा सौर मंडल हमारा जो है उसके अंदर क्या आता है? सूरज आता है, ये सारे ग्रह आते हैं, उपग्रह आते हैं, उल्का पिंड आते हैं, क्षुद्र ग्रह आते हैं, है ना। ये सारी चीजें मिलकर सौर मंडल बनाते हैं। सौर मंडल का, हमारे सौर मंडल का मुखिया कौन है? वो है सूरज यानी कि सन। ठीक है, और पूरे सौर मंडल की 99.99% जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? सूरज ही है। यानी वैसे लगभग 100% ये मान लो, है ना, सूरज स्रोत है ऊर्जा का। ठीक है, जितना भी प्रकाश है। अच्छा, अब दूसरा क्या मैंने बताया, है ना, कि तारा, सूरज है क्या? एक तारा है, यानी कि स्टार है। और तारा या स्टार होता है क्या? जिसकी खुद का प्रकाश होता है। ठीक है, ग्रह क्या होते हैं? जो सूरज के चारों ओर घूमते हैं, है ना। उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको अभी कवर की थी। ठीक है, अच्छा, पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, तब कितने बचे? 8 बचे। जो 9वां ग्रह था उसका नाम था यम यानी कि प्लूटो। इसे 24 अगस्त 2006 में चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में हुए एक सम्मेलन में बाहर कर दिया गया था। और अब ग्रहों की संख्या बची है 8। उन 8 को हमने 2 भागों में डिवाइड कर लिया, पहले 4, बाद के 4। बाद के 4 का मतलब जो सूरज से ज्यादा दूर है, पहले जो है वो ज्यादा पास है। ये बात इतनी समझ में आ गई? और इनके सारे नाम मैंने आपको हिंदी इंग्लिश में बता दिए, ये सब बता दिया। इतना समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे क्या है। अब यहाँ पेपर में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ग्रह हैं वो 8 तो हैं, लेकिन सूरज से दूरी के हिसाब से कौन कहाँ पे आता है। अब पेपर चलो ऐसे क्वेश्चन दे दिया, जैसे आपसे पूछा कि एक बात बताओ कि सूरज से, है ना, दूरी के हिसाब से 5वें नंबर पे कौन सा ग्रह आएगा? 5वें नंबर पे। ठीक है, तो अब क्या मैं यहाँ पे चैलेंज होता है कि आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये फिगर मैंने इसीलिए बनाया, देखो बड़े आराम से याद करो। कैसे? सबसे पहले देखो हमारा सूरज है, इसके बाद ये बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर हमारी पृथ्वी आती है 3रे नंबर पे। ठीक है, और पृथ्वी के जस्ट बगल में मंगल। अब जानते हो कि मंगल पे खोज चलती रहती है ना। तो जब खोज करेंगे तो कहाँ करेंगे? सबसे पहले पास में तो करेंगे, दूर तो नहीं जाएंगे। तो मंगल पे खोज चलती रहती, तो पृथ्वी के बाद मंगल है, और मंगल के बाद आपको पता है एस्ट्रॉइड आ जाते हैं, तो हमारा ये से खत्म हो जाता। फिर आखिरी के 4 हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब इनकी नंबरिंग अगर करना चाहें तो देखो ये वाला जो है, ठीक है, यहाँ नंबर मैं इनके अंदर ही लिख देता हूँ, लेकिन कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो
जो बुध है, ठीक है, ये सबसे पहले सूरज से दूरी के हिसाब से बात करेंगे तो 1 नंबर पे आता, दिख भी रहा है सबसे पास में 1 नंबर। फिर सूरज से दूसरी की दूरी के हिसाब से 2 नंबर पे शुक्र, तीसरे नंबर पे पृथ्वी, चौथे नंबर पे मंगल, ठीक है, और पांचवें पे बृहस्पति, ठीक है, छठे पे शनि, सातवें पे अरुण और आठवें पे वरुण, ठीक है। ये बात समझ आ गई। तो ये होगी, तो मैंने अब ये याद करना पड़ेगा, एक बार ये सीक्वेंस याद कर लो, फिर जिंदगी में नहीं भूलोगे कभी भी इस फिगर से, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि सूरज से दूरी के हिसाब से पांचवें नंबर पे कौन से ग्रह आता है, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति है, दिख भी रहा है, ठीक है। अच्छा, अब पूछेगा सातवें नंबर पे कौन सा आता है, तो हमारा सीधा ध्यान जाना चाहिए अरुण पे, ठीक है। अब देखो एक बार याद करने की कोशिश करो, कैसे करेंगे कि जैसे हमने पहले सबसे पहले बुध आएगा, सबसे पहले कौन सा आएगा, बुध यानी कि मरकरी आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर हमारी पृथ्वी आ जाएगी, फिर मंगल आएगा, चार हो गए। फिर इसके बाद पांचवें पे बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण, एक जैसे अरुण, फिर अरुण पहले आएगा, फिर वरुण बाद में आएगा, ठीक है, ऐसे करके तो याद हो जाएंगे। तो ये तो गई सूर्य से दूरी के हिसाब से। अब पेपर में कोई पूछ दे सूर्य से दूरी के हिसाब से बताओ सबसे दूर कौन सा है, सबसे आखिरी मिलेगा वरुण, सबसे पास में कौन सा है बुध में, तीसरे नंबर पे कौन सी पृथ्वी है, ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे एक हो गया। दूसरा, आपने एक चीज धीरे से नोटिस की होगी, जब से मैं पढ़ा रहा हूं तो आपने ये देखा होगा कि जो मैंने ये गोले बनाए हैं, जो ग्रह बनाए हैं, इनका जो आकार है वो मैंने छोटा बड़ा दिखाया है ना, एक जैसा नहीं है। ये इसीलिए दिखाया क्योंकि वास्तव में ये आकार में ऐसे ही है, ठीक है। तो देखो पूरे फिगर में खुद ध्यान से देखो, आपको सबसे बड़ा साइज कौन सा लग रहा है, सबसे बड़ा जो साइज है वो यही लग रहा होगा पक्का, है ना, है भी। तो बृहस्पति जो है ये आकार के हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह है। और देखो याद कैसे करेंगे कि आखिरी के जो चार ग्रह है ना, ये बिल्कुल सीक्वेंस से हैं, सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। तो आपको ये याद करने में दिक्कत आनी नहीं है, ठीक है। आखिरी के जो, इनको भूल जाओ, आखिरी के जो चार हैं ये बिल्कुल सीक्वेंस है, क्रमागत क्रम से है बिल्कुल, ठीक है। सबसे बड़ा ये, फिर उसके उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ठीक है। तो इसका मतलब पूरे आकार में अगर पूरे सौरमंडल में बात करेंगे तो सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति। तो इसको मैं इन ग्रहों के बाहर लिख देता हूं जिससे आपको याद करने में दिक्कत है। तो बृहस्पति नंबर 1 पे आएगा, किसी को कोई समस्या है ना। आकार में सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति यानी कि जुपिटर। आकार में दूसरे नंबर पे कौन सा होगा, तो शनि हो जाएगा, शनि मतलब सैटर्न। तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, तो अरुण आ जाएगा। चौथे पे कौन सा आएगा, तो वरुण आ जाएगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया चार। अब आते हैं इसे, अब पांचवें नंबर पे कौन सा आएगा, तो आकार में पांचवें नंबर पे सबसे बड़ा जो ग्रह है, और साथ साथ इन चारों में से सबसे बड़ा जो है वो हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो ये किस नंबर पे आ जाएगा, ये आ जाएगा पांचवें नंबर पे, ठीक है। तो ये पांचवें पे आ गया। अब पृथ्वी तक तो पहुंच गए। और आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, शुक्र को, यानी कि वीनस को कहा जाता है, ठीक है। या फिर आपने सुना होगा कि जो शुक्र है ना, वो देखने में और काफी हद तक साइज में पृथ्वी के लगभग बराबर ही माना जाता है, 19-20 का अंतर है, ठीक है। तो लगभग बराबर माना जाता है। तो जब 19-20 का अंतर, इसका मतलब क्या होगा, पृथ्वी के पास कौन सा जाएगा, शुक्र आ जाएगा। तो ये भाई छठे नंबर पे आ जाएगा, 6th पोजीशन पे, ठीक है। अब ये हो गया। और सबसे छोटा ध्यान रखना कौन सा, बुध है। तो सबसे छोटा अगर ये होगा तो ये अपने आप कौन सा हो जाएगा, 7वां हो जाएगा। और सबसे छोटा 8वें नंबर पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने नंबरिंग कर दी। अच्छा, जो मैंने ग्रहों के अंदर जो नंबरिंग की है ये है सूरज से दूरी के हिसाब से, और जो ऊपर नंबरिंग की है वो है आकार के हिसाब से कि किस ग्रह का आकार कितना है। तो सबसे बड़ा बृहस्पति, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, फिर उससे छोटा वरुण। और इधर आएंगे तो उसके बाद फिर वरुण के बाद कौन सा था, पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल और उसके बाद बुध, ठीक है। तो ये आकार में हमारे ग्रह हो गए, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है सूरज से दूरी के हिसाब से कौन कहां होगा, आकार के हिसाब से। अब देखो जैसे ऐसे पूछा कि आकार के हिसाब से 5वें नंबर पे कौन सा ग्रह आएगा, आकार के हिसाब से 5वें नंबर पे कौन सा ग्रह आएगा। तो कितना आसान है, क्यों, आपको पता है कि ये चार जो है सीक्वेंस है, आपको मैं अभी बता चुका, चार सीक्वेंस है, तो चार तो ये हो ही गए। अब 5वें नंबर पर पूछा गया तो इनमें देखो 5वें नंबर में सबसे बड़ा कौन सा है, पृथ्वी, मैंने अभी बताया था, है ना। पहले चार में सबसे बड़ा पृथ्वी है, तो बस हो गया, पृथ्वी हमारा 5वां। छठा पूछते तो पृथ्वी के जस्ट छोटा जो है, मैंने बताया ना, थोड़ा सा छोटा है, कौन, शुक्र, शुक्र हो जाएगा, है ना। 7वां पूछ लेंगे तो आपको पता है 8वें नंबर पे हमेशा कौन सा आएगा, बुध आएगा, क्योंकि वो सबसे छोटा है। तो बुध से पहले यानी कि बुध से थोड़ा सा बड़ा कौन होगा, मंगल, मंगल ही बचता है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम याद करेंगे। तो ये जो फिगर है ये आपके बेस को समझाने के लिए मैंने बनाया था, कि आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि सौर मंडल है क्या, ठीक है, कौन कौन सी ग्रह हैं, क्या उनके नाम है हिंदी इंग्लिश में, क्या उनका साइज है, क्या आकार है, ये सारी चीजें मैंने आपको इस फिगर में समझा दी, ठीक है। अब लेकिन ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, टॉपिक बहुत बड़ा है, मैंने कहा सौर मंडल बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी तो मैंने आपको पूरा बेस बता दिया, ये फिगर आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए, ठीक है। कभी भी अगर आप भूलो ना ये फिगर याद करना, जिंदगी में आप कोई भूलोगी नहीं, पेपर में आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
अब मैं क्या करने वाला हूं कि ये तो लेक्चर हो गया, अगले लेक्चर में आपको क्या बताऊंगा, जैसे जितने भी ग्रह हैं इनको मैं एक एक करके कवर करूंगा। हालांकि मैं अभी इस लेक्चर में भी आपको बता सकता था कि सूरज के बारे में बता दिया, सारे ग्रहों के बारे में बता दिया, लेकिन लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। और दूसरी चीज, ज्यादा लंबा लेक्चर होता तो बोर भी हो जाएंगे। दूसरी समस्या क्या आएगी बच्चे, एक और समस्या आएगी क्या, कि बहुत ज्यादा फैक्ट अगर मैं डालूंगा ना तो फिर आप पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी क्या करेंगे, मैं एक ही ग्रह का लेक्चर बनाऊंगा। ऐसे हालांकि लेक्चर आपने आमतौर पर यूट्यूब पे देखे नहीं होंगे, लेकिन अब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, कि जैसे आपको सिर्फ जैसे एक लेक्चर बनाया सिर्फ पृथ्वी के बारे में, तो उसमें सिर्फ पृथ्वी की डिटेल होगी। मंगल वाले में मंगल की डिटेल होगी, जुपिटर बनाया तो जुपिटर की डिटेल होगी, इस तरह से। ठीक है, सूरज का भी बनाऊंगा, सन का, उसमें पूरी उसकी डिटेल होगी। तो इन सभी के अलग अलग लेक्चर बनाऊंगा और फिर आप देखना कि आपकी नॉलेज लेवल कितना अच्छा हो जाता है और कितना डिटेल में आप पढ़ पाते हैं। तो ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। अगर आप देखते हो ना तो एक बार कमेंट कर दिया करो, जिससे पता चल जाता है कि हाँ आपको पसंद आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और बने रहें इसी तरह से हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर के साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।